हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री 2022 के सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी प्रश्नों को देखिएगा। और आप लोगों का बहुत दिनों से ये डिमांड आ रहा था कि सर सेंटअप एग्जामिनेशन में जो प्रश्न उत्तर हमसे पूछे गए हैं आप उन प्रश्नों को करवा दीजिए। तो देखिए आपके समक्ष आज का आपका पहला प्रश्न है। देखिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था दोस्तों। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, इसका पहला निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन था। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा भी गया था। और याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो कहता है कि व्हेन वाज आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, हु वाज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। सिंपल सा प्रश्न था। आई होप कि आप लोगों ने सेंटअप एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को किया भी होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या नीचे देखिएगा। सेकेंड आपका क्या कहता है, थोड़ा सा मैं प्रश्नों को ऊपर कर लूँ। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए। ये भी अच्छा सा प्रश्न था। आई होप कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी किया होगा। प्रश्न आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में और राइट द एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंपल सा है। पहले तो आप यही याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आपको लिख देना है। देखिए क्या लिखा है मैंने, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में आपने पढ़ा रंगनाथ राव द्वारा। ये रंगनाथ राव ने भी आपको जो एसबीपीडी बुक है उसमें आप पढ़िएगा तो रंगनाथ राव द्वारा दिया गया है। ऐसे मैंने आपको एनसीईआरटी में भी इस टर्म्स को बताया था। क्लियर। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में यही बात आपसे की जाती है। इसका टोटल क्षेत्रफल आपका लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थोड़ा सा मतलब 400 वर्ग किलोमीटर कम है। तो अनुमानतः हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर के रूप में आपको बतलाया गया है। तो आपने इस प्रश्न को देखा भी था। चलिए देखिए आपके समक्ष जो अगला यहाँ का प्रश्न है, तीसरा नंबर देखिएगा। प्रश्न आपसे क्या कहता है कि विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं लिखें। थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ प्रश्न को, आपको दिखेगा। प्रश्न आपका है कि विशाल स्नानागार की दो विशेषताओं को आपको लिखना है। तो विशाल स्नानागार आपको पता है, मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार के बारे में पता चलता है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए तभी आपको दिखाई देगा। हाँ, दिखाई दे रहा है सभी को ना। विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं आपको लिखनी है। राइट टू फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ। तो दो ही फीचर्स आपको लिखना है। पहला तो यही कि जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था उसका उपयोग किया जाता था, कभी कोई धार्मिक कार्य होते थे उसमें स्नान करने के लिए किया जाता था। और इसका नालियों का जो प्रबंधन था, गंदे पानियों की जो निकासी थी, ये भी बहुत अच्छा सुव्यवस्थित तरीके से किया गया था। गंदे पानियों की निकासी के लिए रास्ता भी बनाया गया था। इसके साथ सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। तो वही लिख देना है, विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं आपके या धार्मिक अवसरों पर प्रयोग किया जाता था। इसके साथ सीढ़ियां, कपड़े बदलने के लिए कमरे, कुआं भी बना हुआ है, गंदे पानी के निकास की गहरी और चौड़ी नालियां भी है। बस इसी बात को आपको लिख देना था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। ऐसे ही प्रश्न आपके फाइनल में भी पूछाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर फाइनल में क्या इससे हार्ड प्रश्न आएगा। तो इन सभी बातों का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते जाना है। देखिए, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम आपको बतलाने हैं। तो बताइए, दो महाकाव्य सबसे प्राचीन भारत में, तो पुराने भारत में दो महाकाव्य हमारे कौन कौन से हैं भाई? तो महाभारत आपके हो गए और एक आपका रामायण हो गया। तो रामायण एवं महाभारत भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। क्लियर। तो इसका आपने जवाब लिखा था या नहीं? आप लोग बताइएगा। आप जब सेंटअप एग्जामिनेशन देने गए थे तो 30 प्रश्न आपसे शॉर्ट पूछा गया, उसमें से आपको बोला गया होगा कि आपको 15 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो कितने लोगों ने 15 प्रश्नों का जवाब सही से दिया था? आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्लियर। तो रामायण एवं महाभारत भारत की दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। वेरी सिंपल प्रश्न आपसे पूछे गए थे। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया था? प्रश्न यही था कि त्रिपिटक क्या है। मैंने डायरेक्ट वही आप ही लोगों का जो प्रश्न है उसी को मैंने यहाँ पे लाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ही आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोज बनाता हूँ। आप लोग जो डिमांड करते हैं वो मैं अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है। तो त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखित प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक
का शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारियां या 3 टोकरी भी आप कह सकते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। इतना याद रखिएगा। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां जिसमें भगवान बुद्ध के क्या है तो उपदेश संग्रहित हैं। 3 पिटारियां आपको पता है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, मैंने पढ़ाया है जी बहुत बार। और बार बार आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में इस प्रश्न को ऐसे पूछता है कि बताइए त्रिपिटक का जो संबंध है वो किस धर्म से है, ऐसे पूछता है ना कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो आप इसका भी जवाब वो खूब ही दीजिएगा। अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और ज्यादा रटने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका है, अभिलेख किसे कहते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, ऐसे पूछ दिया है आपके एग्जामिनेशन में। इंग्लिश में मैंने लिख दिया ताकि इंग्लिश में मैंने लिखवा दिया है, यानी लिख दिया है, तो आप लोग इसको समझिएगा। अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थर की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास की जानकारी के जो स्रोत होते हैं दोस्तों, उसमें मुख्य रोल अदा करता है पुरातात्विक स्रोत। और अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मोहरे, ये सब आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में ये अभिलेख का जो रोल होता है वो बहुत अहम रोल होता है। अभिलेख क्या होता था, जैसे अभी के टाइम में आप लोगों के व्हाट्सएप पे क्या आता है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट मेल में आता है तो पीडीएफ के रूप में आता है ना। लेकिन पुराने ज़माने में, पुराने भारत में हमारे यहाँ क्या होता था, अभिलेख लिखे जाते थे। और अभिलेख में जब कोई राजा अपना फरमान जारी करता था, कोई भी आदेश जारी करता था, तो वो अभिलेखों को में ही लिखता था और उसको मतलब अपने फरमान को, अपने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वो उसमें लिखता था। सिंपल सा बात आप याद रखिएगा कि अभिलेख का मतलब क्या होता है कि वैसा लेख जिसमें जो राजा होते थे वो अपने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, धार्मिक चित्र मतलब खींचते थे, यानी इसके बारे में बतलाते थे, अपने शासन के बारे में बतलाते थे, या कोई फरमान जारी करते थे, तो वो सब अभिलेखों के द्वारा होता था। ज़्यादातर अभिलेख जो है वो आपके प्राकृत भाषा में पाए गए हैं। प्राकृत भाषा कहने का मतलब जहाँ की जो जनरल लोकल लैंग्वेज होती है उसी को प्राकृत भाषा कहा जाता है। क्लियर, तो याद रखिएगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा अभिलेख की अगर हम लोग बात करें तो अशोक का नाम याद आता है। और अशोक के अभिलेखों को डिकोड करने का कार्य सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने किया था। क्लियर है, तो इतना टर्म्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, सेलुकस कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है जी, सेलुकस कौन था। आपको पता है मेगास्थनीज जो था वो आया था, मेगास्थनीज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अभी तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सेलुकस निकोटर कौन था। देखिए सेलुकस कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दें। हु वाज सेलुकस, गिव हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए सेलुकस निकोटर का प्रमुख सेनापति था। सेलुकस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर याद रखिएगा। तो सेलुकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। इसका पूरा नाम सेलुकस निकेटर था। क्लियर, इतना आपने देखा। अब करा संक्षिप्त परिचय के बारे में, हालांकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स टाइप का ही मैं आपको आंसर भी यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपको एक तरह से आइडिया मिले कि किस तरह से हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को लिखना है। क्लियर तो सेलुकस सिकंदर के सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक था। वो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर द्वारा जीते हुए भारतीय और ईरानी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना था। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद सेलुकस को काबुल, कंधार, गंधार और हेरात, बलूचिस्तान के कुछ भाग उसे देने पड़े थे। तो याद रखिएगा सेलुकस निकोटर के बारे में आपने इतना पढ़ा। सेलुकस कौन था, तो सिकंदर का ये मतलब करीबी था। और सेलुकस ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था। वही मैंने अभी आपको बोला ना, सेलुकस निकोटर से हार, मतलब सिकंदर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार चुका था। उसके बाद संधि हुई थी। संधि में वो मैंने आपको पूरी लंबी कहानी बताई है कि शादी किया था हेलेना से, जो भी हेलेना नाम था, हेलेना से शादी किया था। और साथ में जो ये चाणक्य जी थे, इन्होंने बहुत मतलब एक अपना नया नियम भी उसमें स्थापित किया था कि उसका जो बेटा या कुछ भी होगा वो राजा नहीं बन सकता है, क्योंकि हेलेना जो है वो विदेशी लड़की है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। पर प्रश्न यहाँ पे सेलुकस के बारे में इतना याद रखिएगा, सेलुकस ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था। तो सेलुकस के बारे में आपने इतना पढ़ा है। क्लियर, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 आपका है, थोड़ा मैं इसको भी ऊपर कर दूं। प्रश्न कहता है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स इन एंड श्लोकास
आर देयर इन श्रीमद् भागवत गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 से प्लस श्लोक हैं, यानी कि 700 श्लोक आप ले सकते हैं, अनुमानतः 700 श्लोक हैं। क्लियर। अब अगला देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है, गोत्र शब्द से आप क्या समझते थे। जो पुराने जमाने में गोत्र होते थे दोस्तों, अभी भी गोत्र के नाम पे शादी विवाह होता है तो हम लोग कैसे गोत्र चलता है। एक गोत्र का जो हिंदुओं में, ज्यादातर हिंदुओं की मैं बात करूं तो एक गोत्र का जो लड़का या लड़की अगर एक गोत्र का मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी का कश्यप गोत्र है, जो गोत्र होता था वो इतना समझ लीजिए, जो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे उनके नामों के आधार पे गोत्र रखा गया, यानी कि ऋषि मुनि जो शादी करते थे उनके वंशज एक तरह से माने जाते हैं। जैसे कोई कश्यप करता है, अपने नाम के पीछे कश्यप लगाता है, यानी कि कश्यप ऋषि, भरद्वाज लगाता है भरद्वाज ऋषि। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। तो ऋषियों की वंश परंपरा को ही गोत्र के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। और हिंदू में आज भी है कि अगर एक गोत्र में रहेगा तो उसकी शादी नहीं कराई जाती है, क्योंकि उसको भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। तो याद रखिएगा गोत्र भी अलग अलग होने चाहिए। अगला आप देखिएगा 10 नंबर कि वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। देखिए वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था चलता था, जिसमें आपको 4 तरह के आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था के तहत मानव जीवन काल को 4 अवधियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अवधि का लक्ष्य व्यक्ति की पूर्ति और विकास था। ब्रह्मचर्य मतलब जब छात्र जीवन है तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लड़की उड़की का कोई भी चक्कर नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये बात कही गई। गृहस्थ मतलब कि फिर जब आप ब्रह्मचर्य से हुए तो शादी विवाह कीजिए, गृहस्थ जीवन बिताइए, फिर उसके बाद आप सेवानिवृत्ति का जीवन बिताइए, फिर उसके बाद अगर 72 प्लस आप हो जाते हैं, 72 प्लस, तो आप उसके बाद सन्यासी बन जाइए। तो ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से थे। टोटल 30 प्रश्न है ना इस वीडियो में, टोटल 30 प्रश्न है। जैन धर्म के, मैं जल्दी जल्दी ही करा रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। एक बार जैसे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ना प्रश्न कुछ ना कुछ मैच कर ही जाएंगे, तो इसको देखना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी था, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, सब सब्जेक्ट का करवाऊंगा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से थे। व्हाट वेर द 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यही ना ब्रह्मचर्य को ही जुड़ा था महावीर ने अपने 5वें सिद्धांत में। तो याद रखिएगा, अहिंसा का मतलब जीवों को चोट न पहुंचाना, झूठ न बोलना, सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, संपत्ति का संचयन न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब आजीवन विवाह नहीं करना, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना। तो याद रखिएगा ये बातें यहाँ पे कही गई है। सब तो टर्म्स आपको पढ़ाया गया है, आप सारे टर्म से भली भांति परिचित हैं, है कि नहीं जी। आप सारे टर्म से भली भांति परिचित हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग कौन थे। अष्टांगिक मार्ग तो वही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। तो याद रखिएगा कितना अच्छा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। सम्यक समाधि। 13 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आपका कि जो स्तूप है, तो प्रश्न आपसे कहता है कि स्तूप क्या होता है। व्हाट इज स्तूपा। तो स्तूप जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, एक गोल टीले का आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा स्तूप मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न अब क्या मैं इसमें समझाऊं, इसमें समझाने वाला क्या टर्म्स है आप ही बताइए, खुद याद करने वाला है, बस मैं एक बार आपको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि नहीं हुआ है, रट लगा दीजिए हैं। 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न कहता है कि आईने अकबरी क्या है, यह कितने भागों में विभक्त है। तो याद रखिएगा आईने अकबरी अकबरकालीन 16वीं और 17वीं सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी का एक विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। दूसरा प्रश्न है कि यह कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। और आईने अकबरी क्या है, तो आईने अकबरी अकबरकालीन, अकबर के टाइम का, जो अकबर का टाइम था, तो उसी के टाइम के इतिहास की जानकारी देता है। और इसमें अकबर के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, अकबर के दरबार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है आईने अकबरी से। हालांकि अकबरनामा का ही पार्ट्स है। 15 नंबर देखिएगा, अकबर के काल में कर निर्धारण की कितनी प्रणालियां थी। तो अकबर के काल में कर निर्धारण की 3 प्रणालियां थी। देखिए गल्ला बख्शी पहला नंबर आपका, दूसरा आपका जब्ती था, और तीसरा आपका क्या था, नस्ख था। तो ये आपने बखूबी पढ़ा है, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज़ को क्या रिवाइज करना, मैंने आपको पढ़ाया गल्ला बख्शी के बारे में भी, जब्ती के बारे में भी, और नस्ख के बारे में भी, कैसे बटैया होता था, कैसे मतलब पूरा उस पर अधिकार होता था, कैसे कर दिया जाता था, तो यही बात है।
अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न है मित्र, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई और किनके बीच हुई? पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको क्या बतलाना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर जीत गया था, बस। अगला देखिएगा, बैरम खां कौन था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने किसे पराजित किया? बैरम खां जो था वो अकबर का, एक तरह से कह सकते हैं हुमायूं का मतलब सेवा करता था और अकबर के लिए भी उन्होंने कार्य किया था। तो बैरम खां एक असाधारण सैन्य जनरल थे जिन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं और उनके बेटे अकबर के लिए सेवा की और उनके राज्य का विस्तार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बैरम खां ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित किया था। वही पूछ रहा है कि उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया? तो हेमू को पराजित किया था। सारा प्रश्न अच्छा। इस प्रश्न में कोई जान ही नहीं है। इन सब प्रश्नों में आपने, मुझे एकदम 100% विश्वास है कि आपने सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा। हम्पी के बारे में आप क्या जानते हैं? वही विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, पूरा ध्वस्त हो गया था। तो हम्पी हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में अवशेष हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी, विजयनगर सभ्यता। तो वही है हम्पी के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों। फिर प्रश्न आप देखिए 19 नंबर है कि भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन भक्ति के प्रचार हेतु किया गया था, आपको पता है। तो यही प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया, इसी को भक्ति आंदोलन कहा गया है ना। अच्छा प्रश्न लिख लीजिएगा, आप सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिएगा तो याद भी आपको हो जाएगा। कबीर कौन थे? तो कबीर 15वीं शताब्दी भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। और कबीर का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा है। तो कबीर का मतलब होता है महान। क्लियर? कोई जान नहीं है प्रश्न में, क्या कराऊं? जान रहता तब न, समझाने वाला भी रहता। तो एक वर्ड का तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स 2 नंबर में पूछ दिया। इब्न बतूता कौन था? ये आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखिएगा। इब्न बतूता कौन था? ये एक संक्षिप्त परिचय लिखें। तो हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। इब्न बतूता आपको पता है अरब यात्री था और विद्वान भी था, लेखक भी था। तो इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर तो देखिए। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था। और इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता आरंभ से ही बड़ा धर्मानुरागी था। उसे मक्के की यात्रा, हज तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इस आकांक्षा को लेकर पूरा करने के उद्देश्य से वह केवल 21 वर्ष की आयु में ही यात्रा पर निकल पड़ा था। तो याद पूछा जाता है कि 21 वर्ष की आयु में कौन सा यात्री जो था यात्रा पर निकला था? तो आपको याद रखना है इब्न बतूता। अच्छा प्रश्न है जी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में। ये बिहार के लिए VVI प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका 22 नंबर, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है? मतलब किसी पे कोलोनियलिज्म, मतलब गुलाम कर लेना। उपनिवेशवाद मतलब गुलाम कर लेना, है ना, मतलब उस पे राज करना। देखिए उसको यहाँ पे डिफिनीशन के रूप में मैंने कितने अच्छे से लिखा है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों के साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों को शक्ति के बल पर उपभोग करना। जैसे अपने यहाँ भारत की ही बात कर लीजिए। भारत में क्या था? बहुत आपको पता है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर सोना का असीम भंडार था। लेकिन यह पूरा हर निर्बल भी था। इसीलिए क्या किया, समृद्ध राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने इस पर कब्जा जमाया और भारत को उपनिवेशवाद कर दिया। ठीक है, भारत को उपनिवेशवाद से मुक्ति कब मिली? तो 1947 में। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? वही दलित वर्ग को दिया गया था अधिकार। तो वही पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में चला था। तो पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता था। महात्मा गांधी दलितों के एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करना चाहते थे। इस समझौते ने महात्मा गांधी के आमरण अनशन को रोक दिया। पूना समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि महात्मा गांधी हिंदुओं को, दलित वर्ग को और कम नहीं करना चाहते थे। पूना पैक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की। पूना पैक्ट संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। 1857 की क्रांति के असफलता के 2 कारण बताइए। तो 1857 राइट 2 कॉजेज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति की असफलताओं के प्रमुख कारण थे, जैसे आपका एकता का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व तो आपको पता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जैसे आपने पढ़ा होगा कि अवध से बेगम हजरत महल ने किया, बिहार से ये आपके वीर कुंवर सिंह ने किया। लेकिन फिर भी क्या
था, एकता नहीं था, नेतृत्व का भी अभाव था, मतलब एकजुट होकर लोग कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ 1857 की क्रांति में इनको असफलता मिली थी। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर पूछ रहा है 25 नंबर में आपका, चौल इमारतें क्या थी? व्हाट वेयर चौल बिल्डिंग्स? तो देखिए क्या होता था, जब एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा देना होता था, तो याद रखिएगा एक ही स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय शैली में बनाई गई बहुमंजिला इमारतों को चौल कहते हैं। इसमें प्रत्येक मंजिल पर कतार में एक एक कमरे वाले छोटे छोटे आवासीय खंड होते हैं। कमरे के सामने खुला बरामदा या गलियारा होता है। इसका निर्माण घनी आबादी के कारण मुंबई में औपनिवेशिक काल में किया गया था। तो वही चौल इमारतें होता है, मतलब अधिक लोगों को आवासीय, अधिक लोगों को रहने के लिए कम जगह में अधिक लोगों को रखा जाए। अगला देखिएगा, अभी तो जस्ट खाना खाया हूं मैं। देखिए 26 नंबर है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन का उल्लेख करना है। गांधी जी द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए थे उन 4 आंदोलनों का आपको क्या करना है, तो उल्लेख करना है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन आपके कौन कौन थे? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन चारों आंदोलन के बारे में मैंने कुछ लिखा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1930 में आपका नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था। फिर आपका 27 नंबर प्रश्न है, लिख लीजिएगा सारे प्रश्नों को, ऐसा नहीं कि मैं आपको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप नहीं लिखिएगा, आप प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न में जान है ही नहीं। आप इन प्रश्नों को खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ जाइएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने और कहाँ की? तो ये मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में की। देखिए आंसर लिखने का तरीका आपको पता चल रहा है कैसे आंसर लिखना है, सब आंसर मैंने खुद से लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा आंसर कैसे लिखा जाता है, ये आपने यहाँ से आप सीखिए भी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण यही था, 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि 1930 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन ही एक बार स्वतंत्रता मना लिया गया था, लोगों ने मतलब पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने की एक खास वजह थी। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया है ना। अच्छा प्रश्न, फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, काकोरी कांड क्या था? और याद रखिएगा इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करा दिया, अगले वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करा दूंगा। हालांकि क्वेश्चंस में कोई जान नहीं था, इसलिए मैंने प्रश्नों को केवल पढ़कर आपको समझाने का प्रयास किया। आप एक बार कॉपी में इन सभी प्रश्नों को उतार भी लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन जब देने जाइएगा तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा तो प्रश्न याद रहेंगे, क्योंकि जो भी आपके सेंटर एग्जामिनेशन के प्रश्न होते हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रहते हैं। क्लियर? व्हाट वाज काकोरी इंसिडेंट? तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। काकोरी कांड का नाम दिया गया और राम प्रसाद बिस्मिल्ला को इसके लिए ही फांसी भी इनको दे दी गई थी। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे दोस्तों, हालांकि प्रश्नों में जान नहीं था, प्रश्न बहुत आसान थे, मतलब कोई छोटा बच्चा भी एक बार भी पढ़ लेगा तो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। दो लाइन का प्रश्न था। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पे व्यूज आने चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।